तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूल टेसियो को रीन को कहीं जाते हुए देखते हैं। वहीं पे कोई कह रहा होता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मैं रास्ते में ही कहीं मारा जाऊंगा। जो सुनकर उसका साथी उससे पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, तुम सामान ले जाते समय क्या उन शाओलिन के मॉन्क से मिले थे क्या? वो बंदा बताता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? अगर मैं उन शाओलिन के मॉन्क से मिलता तो मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़ा नहीं होता, वो लोग मेरी हड्डियां तक नहीं छोड़ते। लेकिन अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर हैरान मत होना। जब मैं पहाड़ी के ऊपर था तब मैंने अपनी आंखों के सामने पूरी तरह से काला अंधेरा देखा। पहले तो मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपनी आंखों को मलकर फिर से एक बार देखा तो मेरे पूरी तरह से होश ही उड़ गए, क्योंकि उस समय मेरी आंखों के सामने हजारों और लाखों की संख्या में सैनिक थे, जिन्हें देखकर मुझे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेरे पैर उसी जगह जम चुके थे और तभी मैंने वहाँ पर घोड़े पे बैठे हुए एक इंसान को देखा, जिसके अंदर से काफी ज्यादा डेडली ऑरा निकल रहा था और उसे चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा था। देखने से लगता है कि एम्परर के ना होने की वजह से उसका जो भाई है वो उसकी जगह ले रहा है। वहीं पे हम देखते हैं कि यू और बाकी सभी लोग वहीं पर खड़ा होकर इस सभी चीजों को सुन रहे होते हैं। तभी यू कहता है कि भले ही उसका भाई एम्परर की गद्दी पे बैठ चुका है, लेकिन सिर्फ एम्परर की गद्दी पे बैठने से वो एम्परर नहीं बन जाएगा। तुम आखिरकार इसके बारे में क्या सोचती हो? रिन कहती है कि देखने से लगता है कि ऑर्चिड की सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा गंभीर है। यू कहता है कि क्या तुम्हें सच में उन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा है? रिन कहती है कि हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल सभी लोग वॉरियर्स की हमले के बारे में ही बात कर रहे हैं। यू कहता है कि वो सभी चीजें बस बकवास है, वो सभी चीजें बस एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर रिन कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी उसे साइड से कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर रिन जब उस तरफ देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि अपने पेट को पकड़कर दर्द में कहरा रहा होता है। जिसे देखकर रिन उससे पूछती है कि है क्या तुम ठीक हो? वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रिन उससे कहती है कि देखने से नहीं लगता है कि तुम ठीक लग रहे हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन रिन के ऊपर ही भड़कते हुए कहता है कि मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना मैं ठीक हूँ, तो आखिरकार तुम बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? जिसकी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि यूल टेसियो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है। वो रिन से कहता है कि तुम्हें ऐसे इंसान के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखने से लगता है कि ये इंसान उन व्यापारियों में से एक है जो कि यहाँ से आता जाता रहता है, तो पक्का इसने कोई अननेसेसरी काम किया होगा जिसकी वजह से ये जख्मी हो गया। जो सुनकर वो ओल्ड मैन उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, ये उन वॉरियर्स के कमीनों के कारण हुआ है। उन कमीनों की ऐसा करने की हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि कल लीडर कल के अंदर से गायब हो चुके हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लड आर्ट पैलेस क्या कर रहा है। जो सुनकर यू उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो ओल्ड मैन बताता है कि वो वॉरियर्स के कमीने थे जिन्होंने पहले अपनी स्वॉर्ड को हमारे तरफ उठाया था और उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर मुझे जख्मी इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने बस अपनी नजर को उठाकर उनकी तरफ एक बार देख लिया था। जो सुनकर यू चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिरकार इस बारे में मुझे कैसे पता होगा, तुम उनसे जाकर पूछो। जो कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर यू उसे पूछता है कि हे बुढ़े, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? जो सुनकर वो ओल्ड मैन अपनी जगह पे ही रुक जाता है और कहता है कि आखिरकार किसी को भी क्या फर्क पड़ता है कि आखिरकार एक बुढ़ा इंसान क्या कह रहा है, या जिंदा रहता है या मारा जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि भले ही ब्लड आर्ट पैलेस यहाँ पर कुछ भी ना करे, लेकिन मैं करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अब मैं उन ऑर्चिड के कमीनों के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि आखिरकार हम पे हमला करने का मतलब क्या होता है और अपने लोगों को बचाऊंगा, भले ही मैं इसमें अकेला ही क्यों ना हूँ। जो कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है और उन तीनों में से कोई भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी उन तीनों को साइड से आवाज आती है, तो अच्छा तुम तीनों यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। जो सुनकर वो तीनों उस तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जोंगजोक होता है, जिसे देखते ही वो लोग कहते हैं कि यंग लीडर। जिसके बाद वो लोग जोंगजोक को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो जोंगजोक कहता है कि हाँ मुझे आते समय रास्ते में इसके बारे में पता चला, लेकिन चलो इसके बारे में आगे की बात हम येन में जाकर करते हैं। जिसके बाद हम गोल्डन हॉर्न येन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिन कह रही होती है कि ऑर्चिड के लोगों के हाथों से हमारे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। जो सुनकर यू कहता है इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि ऐसा ऑर्चिड नहीं किया है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। रिन कहती है तो क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है? जो सुनकर यू चिल्लाते हुए कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, क्या तुमने उन लोगों को ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है? रिन कहती है कि क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो, यहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे हमारे लोगों को मारा है। जो सुनकर यू रिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ऐसा ही कुछ भी नहीं कह सकती हो, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि उसको ऐसे बात करते हुए देखकर यूल टेसियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यू से कहता है कि तुम मेरी बेटी से बात कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए। वहीं पे उन तीनों का ऐसे ही बहस स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर जोंगजोक वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो तीनों को
ही कहता है कि तुम लोगों को चुपचाप यहाँ पर शांति से बैठ जाना चाहिए, यहाँ पर सभी लोग हम ही लोग को ही देख रहे हैं। तभी यू कहता है कि भले ही वो लोग ये सब कर रहे होंगे लेकिन असल में वो लोग कोई बुरे इंसान नहीं है। जो सुनकर रीन कहती है तो आखिरकार तुम्हें ये सब बात कैसे पता है? यू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वहीं पे बड़ा हुआ हूँ। जो सुनकर रीन पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो सुनकर यू निराश होते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मैं एक नाजायज बच्चा हूँ, तो मेरी जो मदर थी वो ऑर्चिड से ही थी। लेकिन तुम लोग गलत मत समझना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑर्चिड जो है वो एक काफी ज्यादा अच्छी जगह है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑर्चिड जो है और ब्लड आर्ट पैलेस जो है, जो कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो डीमन कल के साथ ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो ऑर्थोडॉक्स होता तो मैं समझ भी सकता था। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि क्या ऑर्थोडॉक्स के साथ क्या हुआ है। जो सोचकर जोंगयोक मर्चेंट पैलेस मास्टर के बारे में सोचता है कि चुन सुन जो है वो खुद कल लीडर बनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, बल्कि वो मुझे अगला कल लीडर बनाना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा ब्लड आर्ट पैलेस के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छा ना हो। इसका मतलब यह है कि ऑर्चिड जो है वो ब्लड आर्ट पैलेस के रिक्वेस्ट करने पे ही इनोसेंट लोगों को कैद कर रहा है और उन्हें टॉर्चर कर रहा है। तो हमें उन लोगों को बचाना होगा, भले ही हम डीमन कल से ही क्यों ना हो, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें उन लोगों को बचाना ही होगा। जो सोचने के बाद जोंगयोक वहाँ पर खड़ा होता है और सभी लोगों से कहता है कि चलो समय हो गया है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर जोंगयोक के पीछे पीछे वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू सुबह सुबह उठकर सीधे जोंगयोक के रूम में चला जाता है और जोंगयोक को आवाज लगाने लगता है। लेकिन जब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जोंगयोक रूम में नहीं है। जो देखकर वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार फिर से यंग लीडर कहाँ पे चले गए। लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पे रखी हुई एक लेटर के ऊपर जाती है, जिसे वो जैसे ही उठा के पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या यंग लीडर वहाँ पर अकेले ही चले गए? यू ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूल्टेसियोक और रीन आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद रीन यू से पूछती है कि क्या यंग लीडर उठ गए। जो सुनकर यू सीधे रीन को वही लेटर पकड़ाते हुए कहता है कि तुम खुद ही इसे देख लो। जो सुनकर रीन उस लेटर को जैसे ही खोलकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जोंगयोक अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, तो उन लोगों को सन कल्ट के अंदर वापस लौट जाना चाहिए। जो सुनने के बाद यू कहता है कि आखिरकार यंग लीडर हमें बिना बताए ऐसे कैसे बाहर जा सकते हैं, उन्हें कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। जो सुनकर यूल्टेसियोक लेटर को लेते हुए कहता है कि यंग लीडर की तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर यू उसी के ऊपर भड़कते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? अगर यंग लीडर को कुछ हो जाता है तो क्या तुम सारी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हो? लेकिन तभी यूल्टेसियोक उसे वही लेटर दिखाते हुए कहता है कि यहाँ देखो, यंग लीडर ने साफ साफ हमें ये ऑर्डर दिया है कि उनके चले जाने के बाद हमें सीधे सन कल्ट के अंदर वापस लौट जाना है। तो क्या तुम अब यंग लीडर के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करोगे? जो कहते हुए यूल्टेसियोक उस लेटर को वहीं पे जला के राख कर देता है। वहीं पे उस फायर को देखकर यू के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो हेवनली प्यूरिफाइंग फायर है, जिसे सुप्रीम पिनिकल स्टेज वाले मास्टर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इस बुड्ढे की जो एनर्जी है वो वापस आ चुकी है। ये बुड्ढा फिर से उतना ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इससे ज्यादा बहस करनी चाहिए, मुझे इसकी बात चुपचाप मान लेनी चाहिए। तभी यूल्टेसियोक उसे कहता है कि अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो तुम यहीं पे अकेले रुक सकते हो। जो कहकर यूल्टेसियोक रीन को वहाँ से लेके जाने लगता है। जो देखकर यू जल्दी से उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी सबके साथ ही आऊंगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें हेवनली माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंगयोक काफी ज्यादा तेजी से कहीं पर जा रहा होता है। तभी वो रुककर हेवनली माउंटेन्स को देखते हुए कहता है कि सच में हेवनली माउंटेन्स जो है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से अगर किसी को डिमोनिक कल का पता लगाना हो तो उसे पहले इन हेवनली माउंटेन्स को पार करना होगा, जिसे पार करना इतना भी ज्यादा कोई आसान बात नहीं है। नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट तो इसे पार करते समय ही मारे जाएंगे। तभी तो ऑर्थोडॉक्स आज तक डिमोनिक कल के हेडक्वार्टर का पता नहीं लगा पाई है। लेकिन मुझे इन सभी चीजों को छोड़कर पहले अपनी मंजिल के ऊपर ध्यान देना होगा, जो कि है ऑर्चिड। मुझे ऑर्चिड के ऊपर जितनी जल्दी हो सके पहुंचना होगा। हमें सीधे ऑर्चिड के ग्रेट प्लेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम काफी सारे कैंप को देखते हैं, जिसकी रखवाली काफी सारे गार्ड कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ब्लड आर्ट पैलेस के लोग आ जाते हैं और ये यूजिन की व्हाइट टाइगर स्क्वाड होती है, जिसे देखकर वहां के जो गार्ड होते हैं वो उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिरकार हान क्लैन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाई हुआ अपनी डुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और उन सभी गार्डों से कहती है कि हमारे रास्ते को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पे टाई हुआ को अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाले देखकर वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे सामने स्वॉर्ड निकालने की, आखिरकार तुम यहाँ पर सोच क्या रही हो। वहीं पे हम टाई हुआ को देखते हैं, जो कि उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग
लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हथियार को नीचे रख दो और हमारे सामने घुटनों पे आकर सरेंडर कर दो। जो सुनकर वो दोनों ही अब काफी ज्यादा भड़क चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग टियाहुआ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम जैसे कुतिया की हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने की, अब तुम बिल्कुल भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि टियाहुआ के चेहरे के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद जैसे ही एक बारबेरियन टियाहुआ के पास पहुंचता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो टियाहुआ बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देती है और बड़ी आसानी से उसे वहां पर जख्मी कर देती है। लेकिन तभी जो दूसरा बारबेरियन होता है वो टियाहुआ के पास काफी ज्यादा तेजी से पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ टियाहुआ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसका जो एक्स होता है वो टियाहुआ के सर के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाता है और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि टियाहुआ ने अपनी डुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके एक्स के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। जो देखकर वो बारबेरियन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी एक्स को टियाहुआ के सर में घुसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि टियाहुआ जो होती है वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर होती है। जिसके बाद टियाहुआ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बारबेरियन को पीछे धकेल देती है और उसके बाद उस बारबेरियन को डॉज करते हुए उसके पीछे आकर उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश करती है, जिसकी वजह से वो बारबेरियन भी वहां पर हार जाता है। जो देखकर दूसरे जो बारबेरियन होते हैं वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं क्योंकि एक लड़की ने उनके दो साथी को हरा दिया होता है और वो दोनों ही वहां पर काफी ज्यादा बुरी तरह से मरे पड़े होते हैं। जिसे देखते हुए टियाहुआ कहती है कि इन कमीनों को मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे सामने सरेंडर कर दे, लेकिन इन्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इनकी वजह से मेरे कपड़े भी खराब हो गए। लेकिन तभी वहां पर जो दूसरे बारबेरियन होते हैं वो अपने तीर कमान को बाहर निकाल लेते हैं और टियाहुआ के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन तभी उन्हें अंदर से आवाज आती है कि उन्हें अंदर आने दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि यूजिन टियाहुआ को पीछे बुला लेता है और टियाहुआ से कहता है कि अब तुम पीछे ही खड़े रहो, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर टियाहुआ कहती है कि जैसा आप कहे मास्टर। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बारबेरियन जो होते हैं वो यूजिन और टियाहुआ को वहाँ पर अंदर जाने के लिए रास्ता दे देते हैं और जैसे ही वो दोनों कैंप के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि यूजिन को देखकर कहता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो गया हमें मिले हुए यूजिन, और तभी हमें इस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये बंदा ऑर्चिड का ग्रैंड मास्टर यून सेन होता है। उसकी बातों को सुनकर यूजिन उसे कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है ना, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तभी हमें बताया जाता है कि ये बंदा जो कि ऑर्चिड का ग्रैंड मास्टर और बॉस भी है, उसे इनके लैंग्वेज में एंशिएंट टाइसी भी कहा जाता है, जो कि अनगिनत ट्राइब्स को रूल करता है। इसके पास इतनी ज्यादा फोर्स है कि उसका कंपैरिजन टैंग डायनेस्टी और नॉर्थर्न प्लेन्स के साथ भी किया जा सकता है और अब से हम इसे टीआईसी ही कहेंगे। आगे टीआईसी यूजिन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ हो सकता है? मैं जो एक ग्रैंड मास्टर हूँ, मुझे इतनी ज्यादा आसानी से कुछ हो सकता है? अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे कुछ कर सके। जो सुनकर यूजिन एक बार उसकी तरफ देखता है और उसके बाद उससे कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम खान बनना चाहते हो। जो सुनकर टीआईसी पहले के स्माइल करता है और उसके बाद यूजिन से कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं न कर सकूं। मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर है कि मैं यहाँ पर जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। जो सुनकर यूजिन कहता है कि जब तुमने बता ही दिया है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए तो तुम ये अननेसेसरी चीजें करना बंद कर दो। टीआईसी कहता है तो तुम यहाँ पर मर्चेंट पैलेस की बात करने के लिए आए हो? यूजिन कहता है कि देखने से लगता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता है। टीआईसी कहता है कि हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाना चाहिए जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। जो सुनकर हम देखते हैं कि यूजिन उसे घूरने लगता है और उसके बाद उससे कहता है तो आखिरकार मेरे फादर को क्या चाहिए? लेकिन तभी टीआईसी उसे कहता है कि क्या तुम इस धनुष को चलाने के काबिल हो, क्योंकि मेरे कमांडर ने मुझसे कहा था कि उसने हाथी के दांत का इस्तेमाल करते हुए इस बो को बनाया है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि खान के ब्लड लाइन को कैरी करता हो, तो तुम्हें नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान सबसे ज्यादा सुटेबल होगा इस बो को चलाने के लिए? और टीआईसी यहाँ पर इनडायरेक्टली अपनी ही बात कर रहा होता है। जो सुनकर यूजिन कहता है तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा सुटेबल है इस बो को चलाने के लिए? लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीआईसी जो होता है वो उस खाली बो को चलाता है जिसके अंदर से विंड का इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर निकलता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को बड़ी आसानी से मार सकता है, जिसे यूजिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने चेहरे के ऊपर एक रिएक्शन तक नहीं आने देता है। तभी टीआईसी उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? तू वो इंसान है जो कि हमेशा हेवनली माउंटेन्स के अंदर छुप के रहता है और मैं वो इंसान हूँ जो कि हमेशा जंग के अंदर ही रहता है। तो तू कभी भी ग्रेट युआन ब्लड लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो चुपचाप यहाँ से अपने बाप के पास वापस लौट जा। जो सुनकर यूजिन अपनी स्वॉर्ड की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता
जाता है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर एक अटैक करता है जो कि टीआईसी के साइड से चला जाता है और सीधे जाके उस धनुष के धागे को लगता है, जिसकी वजह से वो धागा वहीं पे टूट जाता है। जिसके बाद आगे यूजिन टीआईसी से कहता है कि सबको ये बात पता होनी चाहिए, अगर वो किसी जगह के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उस जगह को कैसे जाने देना चाहिए। और वो ग्योम जो है उसने कंट्रोल अपने हाथों के अंदर ले लिया है और उसका जो इंटेंशन है वो बाजी से किसी को भी बाहर ना जाने देना है। ग्रैंड मास्टर, आपने उनके राजा को बंदी बनाकर उन्हें एक कारण दे दिया है कि वो अपनी आर्मी को कैसे खड़ा कर सकते हैं और हमारे खिलाफ ला सकते हैं। अगर तुम नॉर्दर्न प्लेन्स का खान बनना चाहते हो तो तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मिंग क्लैन जो है वो सेंट्रल प्लेन्स का पूरी तरह से ध्यान रखेगी और साथ ही में तुम्हें उन सभी लोगों को रिलीज करना होगा जिनको तुमने बंदी बना कर रखा है और मैं ही वो होऊंगा जो कि ये न्यूज अपने फादर को दूंगा। जो कहते हुए यूजिन टीआईहुआ के ऊपर अपने स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैशेस करती है, जिसकी वजह से टीआईहुआ काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। जो करने के बाद यूजिन टीआईसी से कहता है कि ये जो मैंने किया है वो बाहर जो हुआ उसके लिए था, तो सारी चीजें यहीं पे सेटल हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। जो देखकर हम देखते हैं कि टीआईसी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, बस हंसने लगता है। जिसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए टीआईहुआ से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, जिसे सुनकर टीआईहुआ कहती है कि जैसा आप कहे मास्टर, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिसे देखते हुए टीआईसी सोचता है कि एक छोटा टाइगर जो कि किसी की भी नहीं सुनता हो, यूजिन ये सभी चीजें तुम्हारे लिए भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि टीआईसी वहाँ पर वो नानसू करके किसी को बुलाता है। जो सुनकर वहाँ पे एक बंदा आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया। जो सुनकर टीआईसी कहता है कि जब मैं एक बार खान बन जाऊंगा तो ये पूरी दुनिया मेरे पैरों के नीचे होगी और मैं इस पूरी दुनिया को डरा के रखूंगा और इसकी जो शुरुआत होगी वो एम्परर को एक तोहफे के रूप में देने से होगी, तो चलो हम प्रिजन की तरफ जाएंगे। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि ठीक है सर। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें व्हाइट टाइगर स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन और टीआईहुआ जा रहे होते हैं। वहीं पे यूजिन टीआईहुआ से कह रहा होता है मैं यहाँ से पहले वापस लौट रहा हूँ। जो सुनकर टीआईहुआ कहती है कि ठीक है मैं भी आपके साथ चलूंगी। यूजिन कहता है लेकिन उससे पहले हम यहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि तुम्हारे जख्मों से खून बहना बंद नहीं हो रहा है। जो सुनकर टीआईहुआ कहती है कि नहीं सर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर यूजिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा दिखाना चाहती हो कि मैं इतना ज्यादा कठोर हूँ कि मैं अपने लोगों की परवाह तक नहीं करता हूँ, चुपचाप यहाँ पर रुककर अपने खून को बहना रोको। टीआईहुआ कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यूजिन कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंपीरियल फैमिली का सक्सेसर हूँ, इसलिए थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं। वहीं पे टीआईहुआ अपने खून का बहना रोक रही होती है। वहीं पे हम यूजिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश लग रहा होता है और कह रहा होता है कि फादर आखिरकार हम कितना और आगे तक जाने वाले हैं। तभी उसका एक गार्ड कहता है कि खैर वहाँ पे कौन है। जो कहते हुए अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकालने लगता है। उस गार्ड की बातों को सुनकर यूजिन भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जोंग्योक होता है जो कि उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। देखकर यूजिन सोचता है कि क्या वो रास्ता भटक चुका है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो सच में काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि ऐसे कपड़े पहनता हो। तभी हम जोंग्योक को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं यहाँ से आगे जाने से पहले यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। जो सुनकर वहाँ पे जो एक गार्ड होता है वो जोंग्योक से कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मास्क को उतारना होगा और यहाँ पे अपने पहचान को सभी को दिखाना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। जो सुनकर जोंग्योक कहता है मैं तो एक मुसाफिर हूँ जो कि एक काफी बड़े लंबे सफर पे निकला है, तो हकीकत इसकी क्या जरूरत है। जो कहकर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है यूजिन हम दोनों फिर से यहाँ पर मिल गए, सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। वहीं पे जोंग्योक की बातें सुनने के बाद वो गार्ड जोंग्योक से कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस नजर आ रहे हो, तो हम तुम्हारी बातों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जोंग्योक कहता है कि मेरे चेहरे के ऊपर एक काफी बड़ा स्कार है तो मैं यहाँ पर मास्क नहीं उतार सकता हूँ। उन दोनों को ऐसे बहस करता हुआ देखकर यूजिन अपने गार्ड से कहता है कि जाने दो, उसे आराम करने दो। जो सुनकर जोंग्योक उसे थैंक यू कहता है, लेकिन तभी जोंग्योक की नजर एक जगह के ऊपर जाती है जहाँ पे टीआईहुआ बैठकर अपने जख्मों को हील करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे उसके चारों तरफ गार्ड्स बैठे हुए होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जो देखकर जोंग्योक कहता है कि यूजिन एक ऐसा बनता है जो कि अपने अपोनेंट को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, तो आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कि उसके सब यूनिट को जख्मी करने की हिम्मत कर सकता है। जिसके बाद जोंग्योक यूजिन के पास जाकर बैठ जाता है और यूजिन से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो, लेकिन यूजिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। जो देखकर जोंग्योक सोचता है कि ये बंदा सच में अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कह रहा है, लेकिन जोंग्योक हार नहीं मानता है। वो फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तब टीआईहुआ जोंग्योक से कहती है कि तुम अपना ये मुंह बंद रखो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जुबान को यहीं पर काट दूं। जो सुनकर
सुनकर जोंग्योक उससे कहती है कि तुम्हारी हालत अभी इतनी ज्यादा खराब है कि तुम सही से हिल भी नहीं सकती हो और तुम मुझे मारने की बात कर रही हो। जो सुनकर टाइहुआ कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जोंग्योक उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर टाइहुआ हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की तरफ न हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी जोंग्योक जो होता है वो टाइहुआ के हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर जोंग्योक के गले के ऊपर रख देते हैं। और तभी यूजिन जोंग्योक से कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम एक मुसाफिर हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जोंग्योक कहता है कि मैं बस तुम्हारे सबॉर्डिनेट के जख्मों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके जो जख्म है वो सच में काफी ज्यादा गहरे हैं। और बस इतना ही नहीं, उसके जख्मों के अंदर पीली रेत चली गई है, जिसकी वजह से उसके जो जख्म है वो और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अगर इसे जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो इसका हाथ काफी ज्यादा बुरी तरह से खराब हो जाएगा, जिसके बाद ये स्वॉर्ड क्या एक चम्मच तक पकड़ने के लायक नहीं बचेगी। और इसके अलावा अगर तुम अभी एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढने गए और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, अगर तुम्हें वो मिल भी गया तो तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि टाइहुआ वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन वो जोंग्योक से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि तुम बस बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी यूजिन जोंग्योक से कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। जोंग्योक कहता है कि मुझे साफ पानी और कुछ नीडल्स चाहिए, जिसकी मदद से मैं इसके घाव को साफ कर उसे सील सकूं, और साथ ही में कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। पहले मैं इसके जख्मों को ठीक कर लूं, पेमेंट की बात हम बाद में करेंगे। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जोंग्योक को पानी से अपना हाथ धोते हुए देखते हैं और वहीं पे टाइहुआ को पट्टियों में लिपटा हुआ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जोंग्योक ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। तभी यूजिन जोंग्योक से पूछता है कि क्या तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्स से हो। जो सुनकर जोंग्योक उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यूजिन कहता है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सेक्स वाले इतने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं कि वो छोटे से मांस के टुकड़े के बदले ऐसा कुछ करे। जो सुनकर जोंग्योक अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में ये बंदा कितना बड़ा कमीना है, मैंने इसकी मदद की है, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे ऐसा कह रहा है। वहीं पे हम जोंग्योक के हाथ में उसी मांस के टुकड़े को देखते हैं, जो कि उसने इलाज करने के बदले लिया होता है। लेकिन तभी यूजिन जोंग्योक से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने मेरे एक साथी की जान बचाई है, मैं उसे कभी भी मारने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, भले ही वो ऑर्थोडॉक्स सेक्स से ही क्यों ना हो। लेकिन क्या तुम मुझे सेंट्रल प्लेन्स के बारे में बता सकते हो कि आखिरकार वो किस तरह की जगह है। जो सुनकर जोंग्योक सोच रहा होता है कि क्या ये आज से पहले वहाँ पर कभी भी नहीं किया है। मैं सोचता हूँ कि अगर डिमोनिक आक्रामक नहीं होता तो कभी भी सेंट्रल प्लेन्स का कभी भी दुश्मन नहीं होता और ना ही हमारे बीच में कभी वॉर होती। जिसके बाद जोंग्योक बताता है कि जब तुम यूजिन से होते हुए साउथ की तरफ जाओगे तो तुम्हें ऐसे ही एक काफी ज्यादा खूबसूरत डोंगटिंग लेक मिलेगी, जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होगी। और बस इतना ही नहीं, जब तुम यूनियन पवेलियन से सनसेट होते हुए देखोगे तो वो खूबसूरती कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और वहाँ पर यहाँ से काफी ज्यादा अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट दूर दूर से आते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं। वो बैठकर एक दूसरे के साथ जाम पीते हैं और एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या देखा और उनके लाइफ में क्या क्या हुआ। सेंट्रल प्लेन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को शेयर करते हैं। सच में वो मोमेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है। और ये बताते हुए जोंग्योक को अपने पुराने दोस्त याद आने लगते हैं कि आखिरकार वो कैसे उन लोगों के साथ बैठकर उनके साथ मस्ती मजाक किया करता था। अगर मैं एक शब्द में इसे बताने की कोशिश करूँ तो सेंट्रल प्लेन्स कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और ये सब बताते हुए जोंग्योक के चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है, वो काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। वहीं पे यूजिन जो होता है वो उसे काफी ज्यादा गौर से सुन रहा होता है और देख रहा होता है। जिसके बाद वो जोंग्योक से कहता है कि सच में वो लाइफ तो काफी ज्यादा लग्जूरियस होगी, लेकिन सच तो ये है कि वो लोग हकीकत से मुंह फेर कर एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। अगर उन्हें सच का आईना दिखाया जाए तो वो मुंह फेर लेते हैं। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि क्या सच में तुम्हें अपने आप ही किसी कंक्लूजन किसी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हें खुद एक बार सेंट्रल प्लेन्स जाकर वहाँ के लोगों को देखना चाहिए और वहाँ के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। तब तुम खुद ही इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार क्या सच है और क्या झूठ। यूजिन कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये पॉसिबल लग रहा है। जोंग्योक कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे नहीं है, तुम लोग इसे इम्पॉसिबल बनाते हो। अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम डिमोनिक कल्ट से हो या ऑर्थोडॉक्स सेक्स से, तुम एक साथ खड़े होकर फाइट कर सकते हो। जो कहने के बाद जोंग्योक यूजिन को देखते हुए सोचता है कि यूजिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसे बदला जा सकता है, वो इंसान बदल सकता है। तभी हम यूजिन को देखते हैं जो कि जोंग्योक से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, क्योंकि हमने जो बातें की थी वो पूरी तरह से बेचुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा दिलचस्प था, जिसके बदले मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जो सुनकर जोंग्योक
वहाँ से उठ जाता है और उसके बाद कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर किसी दिन तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देना। यूजिन कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? जोंग्योक कहता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, अभी के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ। जो कहकर जोंग्योक वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है कि मैं तुमसे ये बातें करूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीना चाहता हूँ, ना ही तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोंग्योक को काफी ज्यादा कंफ्यूज देख पाते हैं, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका होता है। उसके चारों तरफ बस रेगिस्तान होता है और वो सीधा सीधा चलता जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे पता नहीं है कि आखिरकार मुझे किधर जाना चाहिए, लेकिन मैं सीधा सीधा चलता जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कहीं तो पहुँचूंगा। बी लाइक मी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब कुछ पता ना हो तो सीधा सीधा चलते जाओ, कहीं तो पहुँचोगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग्योक अपने सामने काफी सारे जंगल को देख पाता है, जिसे देखकर जोंग्योक खुश होते हुए कहता है ये तो ग्रासलैंड है, इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते में, मुझे बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। जो कहकर जोंग्योक जंगल को पार करते हुए आगे जा रहा होता है और बस कुछ देर चलने के बाद जोंग्योक को अपने सामने कैंप दिखता है जहाँ पर काफी सारे गार्ड होते हैं जो कि उस कैंप को गार्ड कर रहे होते हैं। जो देखकर जोंग्योक सोचता है कि देखने से लगता है कि ये ऑर्चिड के वॉरियर्स है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फॉरेस्ट के बीचों बीच ये कैंप क्या कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर कौन है जिसे ये लोग गार्ड कर रहे हैं। तभी जोंग्योक नोटिस करता है कि कुछ गार्ड अंदर बाहर भी कर रहे हैं, जिसे देखकर जोंग्योक सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। अगर वो लोग किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें अंदर गार्ड रखने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी उसे कुछ समझ में आता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी को अंदर बंदी बना कर रखा है। अगर ये बात सच है तो मुझे इस चीज को चेक करना होगा कि आखिरकार उस कैंप के अंदर कौन है जिसको इन्होंने बंदी बना कर रखा है। जिसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर एक गार्ड एक लड़की को पकड़ कर लाता है, जिसे देखकर एक गार्ड कहता है ये तो सेंट्रल प्लेन्स की एक लड़की है ना। मैंने सुना है कि सेंट्रल प्लेन्स की जितनी भी लड़कियां होती है उन सभी की स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, फिर तो इसे मारना बर्बादी होगी। वहीं पे वो जो लड़की होती है वो उन लोगों से छोड़ देने को कह रही होती है और अपनी जान की भीख मांग रही होती है। जो देखकर वो गार्ड उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, जल्दी ही हमारे कमांडर यहाँ पे आने वाले हैं तो तुम उन्हें खुश करने के काम आओगी, उसके बाद हमें खुश करने के काम आओगी। वहीं पे जोंग्योक उन लोग की बातें सुनते हुए सोच रहा होता है कि डैम इट, आखिरकार उन लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर आने से पहले उन बारबेरियंस की भाषा सीख लेनी चाहिए थी। जिसके बाद जोंग्योक उस लड़की को देखते हुए सोचता है कि क्या वो लड़की हैनान से हो सकती है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उस बारबेरियन की बातें को सुनकर पूरी तरह से सदमे में जा चुकी होती है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेती है और मरते हुए कह रही होती है कि मैं तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। मैं अपने साथ कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। और यही उसके आखिरी शब्द होते हैं और यही कहते हुए वो वहाँ पर मारी जाती है। और वहीं पे जो बारबेरियन होते हैं वो इतने ज्यादा कमीने होते हैं, वो उस लड़की को लात से मारते हुए कहते हैं कि तुम कुतियाकी का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे कपड़े खराब करने की। वहीं पे ये देखने के बाद अब जोंग्योक से बर्दाश्त नहीं होता है, उसका गुस्सा पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो अपने आप के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक ऑरा निकलने लगता है और काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम वहाँ पर आसपास देखते हैं जहाँ पर काफी सारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग मरे पड़े होते हैं, जिसे देखकर जोंग्योक कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा ब्रूटल, इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो, जबकि उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद तुमने उन लोगों को इतनी ज्यादा ब्रूटली मार डाला। तभी वहाँ पर हम उन बारबेरियंस को देखते हैं जो कि अभी भी उस लड़की का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे गाली दे रहे होते हैं। जो देखकर जोंग्योक बाहर निकलते हुए कहता है तुम लोगों ने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है जिसकी तुम लोगों को कभी भी माफी नहीं मिल सकती है। वहीं पे वो बारबेरियन जोंग्योक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जोंग्योक से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे यहाँ पर आने की। जो सुनकर जोंग्योक काफी ज्यादा ब्रूटली उन लोगों से कहता है कि आखिरकार मुर्दे कब से ये सब पूछने लगे। वहीं पे जोंग्योक के अंदर से काफी ज्यादा भयानक ऑरा निकल रहा होता है। जो सुनकर वो बारबेरियन जोंग्योक से पूछते हैं कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ से हो, तो आखिरकार तुम किस कल्ट से हो और तुम हमारी टेरिटरी के अंदर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जोंग्योक उन लोगों से कहता है कि आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फर्क इससे पड़ता है कि आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। जो सुनकर एक बारबेरियन हंसते हुए कहता है लगता नहीं है कि तुम अपना मुंह इतनी ज्यादा आसानी से खोलोगे, मुझे लगता है कि अब मुझे जबरदस्ती तुमसे तुम्हारा मुंह खुलवाना होगा। जो कहकर वो बारबेरियन अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सभी इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और इस कमीने को यहीं पे जान
जान से मार देते हैं। उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौसम खराब होने लगता है और वहाँ पर काफी ज्यादा जोरों से बारिश होने लगती है। लेकिन वहीं पे एक जो बारबेरियन होता है वो जोंगयोक के काफी ज्यादा करीब पहुँच गया होता है और अपने एक से जोंगयोक के सर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा बुरी तरह से घबरा चुका होता है। हम देखते हैं कि जोंगयोक वहाँ पर अपने पंच के अंदर से काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर पा रहा होता है, जिसे महसूस करते हुए ही वो जो बारबेरियन होता है वो इतने ज्यादा घबरा चुका होता है। तभी जोंगयोक अपनी पावर को इकट्ठा कर लेता है और सीधे उस बारबेरियन के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो बारबेरियन उड़ते हुए पीछे जाता है और एक पेड़ से टकराकर वहीं पर जलकर मारा जाता है। जो देखकर उसके जो साथी होते हैं वो अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर हमें इस बंदे से डील करना है तो हमें एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन तभी जोंगयोक जंप करता है और हवा में चला जाता है। जो देखकर आर्चर जो होता है वो जल्दी से अपने तीर कमान को रेडी कर लेता है और जोंगयोक के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक को जोंगयोक काफी ज्यादा स्पीड में डॉज कर देता है। जो देखकर वो आर्चर जोंगयोक के ऊपर और भी काफी सारे अटैक करता है, जिसे जोंगयोक बड़ी आसानी से काफी ज्यादा स्पीड में डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने सीक्रेट क्लो का इस्तेमाल करता है, हेवनली वुल्फ एब्सोल्यूट क्लो, जो कहते हुए जोंगयोक उस आर्चर के पीछे जाता है और अपने हाथ को उसके सीने के आर पार कर देता है। और वो जो आर्चर होता है वहीं पे काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा जाता है और उसकी चीख को सुनकर उसके जो साथी होते हैं वो भी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि जोंगयोक वहाँ पर उन लोगों को काफी ज्यादा भयानक लुक दे रहा होता है और उनकी नजर से जोंगयोक एक मॉन्स्टर नजर आ रहा होता है जो कि उसकी जान का प्यासा है। वहीं पे हम जोंगयोक को देखते हैं जिसकी आंखें गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है। वहीं पे वो गुस्से में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कह रहा होता है, मैं आज तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम लोगों में से किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। जो सुनकर वहाँ पर उन सभी की आत्मा कांप जाती है। उनमें से कुछ भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ जोंगयोक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि जोंगयोक ने वहाँ पर उन सभी लोगों को मारने का ठान लिया होता है, जिसकी वजह से जो जोंगयोक के ऊपर अटैक कर रहा होता है या फिर भाग रहा होता है जोंगयोक उन दोनों को ही मार रहा होता है। जोंगयोक उन दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई भी रहम नहीं दिखा रहा होता है और जोंगयोक उनमें से किसी को भी आसान मौत नहीं दे रहा होता है, बल्कि काफी ज्यादा भयानक मौत दे रहा होता है। वो किसी के सर को फोड़ रहा होता है तो किसी के सीने में से अपने हाथ को बाहर निकाल दे रहा होता है और बस हमें उन लोगों के चिल्लाने की चीखने की आवाजें आ रही होती है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ की जो जमीन होती है वो खून से पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है और बस वहाँ पर एक ही बंदा जिंदा होता है जो कि कोई और नहीं वही बंदा होता है जिसने उस लड़की को अपने पैरों से मारा होता है और उसे गाली दिया होता है। वहीं पे हम उस बंदे की हालत को देख पाते हैं जो कि रोते हुए जोंगयोक से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरी जान को बख्श दो। वहीं पे हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होता है, वो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो रखा होता है और उस बंदे की बातें सुनने के बाद उस बंदे से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें कोई माफी मिल सकती है? तुम जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है, तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। जो कहते हुए जोंगयोक अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और उसे वहीं पर जिंदा जला देता है, जिसकी वजह से वो बंदा दर्द में काफी ज्यादा बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और ऐसे ही चिल्लाते हुए वो यहीं पे जलकर मारा जाता है और उसके मरते ही जोंगयोक वहाँ पर होश में आ जाता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मैंने अपने इमोशन के ऊपर से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से हेवनली डीमन जो है उसने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया और मैं गुस्से में पूरी तरह से पागल हो गया और मैंने यहाँ पर सभी लोगों को ऐसे बेरहमी से मार दिया। मुझे लगता है कि जब तक मैं 10th स्टार के ऊपर नहीं पहुँच जाता हूँ मुझे इस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो कहकर जोंगयोक कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार अंदर कौन है। यही कहते हुए जैसे ही कैंप के अंदर एंटर करता है तो अंदर बैठा हुआ पर्सन जोंगयोक को देखते हुए उसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा होता है जो कि आगे जोंगयोक से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो या फिर मुझे बचाने के लिए। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि मैं यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इन लोगों ने तुम्हें कहाँ पर पकड़ा और तुम यहाँ पर कब से हो। जो सुनकर वो बच्चा जोंगयोक से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे बेहतर इसके बारे में पता नहीं है। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और बस गलती से यहाँ पर आ गया। वो बच्चा कहता है कि तुम मुझसे इस पे ऊपर भरोसा करने के लिए कह रहे हो कि तुम कुछ भी बिना जानते हुए यहाँ पर आ गए। जोंगयोक कहता है कि मैंने पहले सारी परेशानियों से निपट लिया है लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ पर मुझे एक बच्चा देखने को मिलेगा। जो सुनकर वो बच्चा जोंगयोक के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें जरा तमीज से मुझसे बात करनी चाहिए, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं
कर सकते हो। लेकिन जोंगयोक उसकी बातों को कोई भी सीरियस ना लेते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं एक बच्चे के ऊपर अपना समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से निकल जाना। जो कहते हुए जैसे ही जोंगयोक पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की आंख में आंसू होते हैं और साथ ही में वो बच्चा जोंगयोक को काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहा होता है। जो देखकर जोंगयोक परेशान होते हुए सोचता है कि ये इम्पोर्टेंट होस्टेज लगता है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे ही इसे अकेले छोड़कर जाना चाहिए। जिसके बाद जोंगयोक उस बच्चे से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी प्रिजनर्स जिसे ऑर्चिड ने बंदी बनाकर रखा है क्या वो सभी यहाँ पर हैं? और साथ ही में तुम यहाँ के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो सभी चीजें मुझे बताओ प्लीज। जो सुनकर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है और अपना मुंह घुमा लेता है। जो देखकर जोंगयोक उसे कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनकर वो बच्चा भड़क जाता है और सभी चीजें बताना चालू कर देता है कि अगर तुम यहाँ से नॉर्थ में जाते हो तो तुम्हें एक लेक देखने को मिलेगी, और तुम अगर लेक को सीधा फॉलो करते हुए जाते हो तो तुम्हें काफी सारे माउंटेन्स मिलेंगे, और अगर तुम उन माउंटेन्स को पार करते हो तो उसके बाद तुम्हें एक जेल देखने को मिलेगा, और जितने भी प्रिजनर्स है वो सभी वहीं पे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिलते है जोंगयोक वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा चौंकते हुए कहता है कि हे तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते हो। जो सुनकर जोंगयोक उसे कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रुकूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं सच में काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो और ना ही मेरे साथ रुक सकते हो तो प्लीज मुझे बस बीचिंग छोड़ दो। जो सुनकर जोंगयोक फिर से वहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ नॉर्थ में जाने वाला हूँ, इसलिए तुम खुद अकेले चले जाना। जो देखकर बच्चा चौंकते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि क्या वो तुम्हारे लोग हैं जो कि तुम ऐसा कह रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा कहता है मैं जू क्यूजिन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हारा मेंटोर नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहकर जोंगयोक जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होकर सोचता है कि क्या उस बच्चे ने अभी जू क्यूजिन कहा, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना। जिसके बाद जोंगयोक जू सरनेम के बारे में बताता है कि जू सरनेम एक ऐसा सरनेम है जिसके बारे में आम लोगों को बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, क्योंकि ये जो सरनेम है वो इंपीरियल फैमिली इस्तेमाल करती है। जिसके बाद जोंगयोक उस बच्चे को देखते हुए सोचता है कि क्या ये बच्चा ऐसा हो सकता है कि ये एम्परर हो मिंग डायनेस्टी का। तभी जू क्यूजिन कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि तुमने फिगर आउट कर लिया है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं एक एम्परर हूँ। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम कोई एम्परर हो। जो सुनकर जू क्यूजिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बंदी बनना चाहते हो। जोंगयोक कहता है कि तुम कितनी बार इसी चीज को दोहराओगे। जो सुनकर जू क्यूजिन कुछ सोचता है और उसके बाद जोंगयोक से कहता है कि मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सेव कर लो, मुझे बचा लो यहाँ से, किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा बच के निकलना है। भले ही तुम मेरी किसी भी बात पे भरोसा मत करो, लेकिन बाहर कुछ ऐसा है जो कि मुझे करना है, मुझे यहाँ से उसके लिए जिंदा बच कर निकलना है। जो सुनकर जोंगयोक पहले कुछ देर कुछ सोचता है, उसके बाद उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे जो काम है मुझे वो खत्म करने हैं। अगर तुम तब तक मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हो तो चलो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जू क्यूजिन कहता है लेकिन बाहर तो ऑर्चिड के वॉरियर्स खड़े हैं ना। जो सुनकर जोंगयोक जू क्यूजिन को बाहर लाकर बाहर के नजारे को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इन वॉरियर्स की बात कर रहे थे। वहीं पे बाहर के नजारे को देखकर जू क्यूजिन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने ये सब किया है। जोंगयोक बताता है कि हाँ, इन लोगों ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था, इसलिए इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जो सुनकर जू क्यूजिन एक जगह पे जाकर किसी की बॉडी देखते हुए कहता है कि वोंग जिन, तुम्हें बिल्कुल वही मौत मिली है जिसकी तुम हकदार थे। जो देखकर जोंगयोक उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते थे। जू क्यूजिन बताता है कि हाँ, लेकिन मैं इसे अब भूलना चाहता हूँ, मैं इसे याद नहीं करना चाहता हूँ। तभी जोंगयोक उसकी तरफ जूता फेंकते हुए कहता है कि इसे पहन लो। जिसे पकड़ते हुए जू क्यूजिन जोंगयोक से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। जोंगयोक उसे बताता है कि अभी हम यहाँ से होते हुए माउंटेन्स जाने वाले हैं, तो क्या तुम माउंटेन्स के ऊपर खाली पैर चलोगे। जो सुनकर वो कुछ देर कुछ सोचता है, जिसके बाद वो जूते को पहन लेता है। जो देखकर जोंगयोक उसे कहता है कि क्या तुम किसी मरे हुए इंसान के जूते नहीं पहनना चाहते हो। वो बताता है कि नहीं, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद वो जूता पहनने के बाद कहता है कि चलो अब यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं। जोंगयोक कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद वो वहीं पे बैठकर किसी चीज को महसूस करने लगता है और कह रहा होता है अगर यहाँ पर इतने सारे वॉरियर्स थे तो वो यहाँ पर चल के नहीं आए होंगे, तो मतलब यहाँ पर आसपास जरूर कोई न कोई घोड़ा होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए हम जल्दी से यहाँ से निकल पाएंगे। जो सोचने के बाद जोंगयोक अपना पूरा ध्यान लगाकर वहाँ पे घोड़े को ढूंढने लगता है और कुछ देर की मेहनत
मेहनत के बाद वहाँ पर घोड़े को ढूंढ लेता है, जो ढूंढने के बाद जोंगयोक कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हमसे थोड़ी दूरी पे काफी सारे घोड़े हैं। लेकिन तभी जोंगयोक किसी और भी चीज को महसूस करता है, जिसे महसूस करते हुए वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ काफी सारे मिलिट्री के घोड़े काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो सुनकर जो क्यूजिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि हकीकत तुम्हारा मतलब क्या है इससे। लेकिन तभी जोंगयोक उसे पकड़कर वहाँ से भागते हुए कहता है कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताऊं। अगर मैं तुमसे शॉर्ट में कहूँ तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगयोक भागते हुए उसी घोड़े के अस्तबल के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर काफी सारे घोड़े होते हैं, जिसे देखकर जोंगयोक खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हम वहाँ पर पहुँच गए, अब यहाँ से हम जल्दी से निकल पाएंगे। जो कहकर जोंगयोक जल्दी से जाके एक घोड़े को ले लेता है और जो क्यूजिन से कहता है कि तुम भी जल्दी से एक घोड़ा ले लो, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए। लेकिन वहीं पे जोंगयोक देखता है कि जो क्यूजिन वहाँ पर बस चुपचाप खड़ा होता है, जो देखकर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से कोई घोड़ा लो, हमें यहाँ से निकलना है। जो सुनकर जो क्यूजिन काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे घोड़ा चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। जो सुनकर तो जोंगयोक के पूरी तरह से मुंह खुल जाते हैं, वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, दुश्मन हमारे पीछे खड़े और तुम अभी ऐसा कह रहे हो। जो क्यूजिन कहता है कि ये कुछ ऐसा है जो कि लोअर मार्शल आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हकीकत तुम मेरे जैसे एम्परर से कैसे ये उम्मीद रख सकते हो कि मुझे घोड़ा चलाना आता होगा। उन दोनों का बहस वहाँ पर चल ही रहा होता है कि तभी घोड़ों की जो आवाज होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जैसे कि वो घोड़े उनके काफी ज्यादा करीब पहुँच चुके हैं। और तभी उन दोनों को एक चिल्लाने की आवाज आती है कि एम्परर यहाँ से गायब हो चुके हैं, जल्दी से उन्हें ढूंढो। जो सुनते हैं जोंगयोक जल्दी से जो क्यूजिन को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे अपने घोड़े पे खींचकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जो बारबेरियंस होते हैं वो जोंगयोक को भागते हुए देख लेते हैं और जल्दी से अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म करते हैं कि एम्परर वहाँ पे है, वो भाग रहा है। जो सुनते हैं जितने भी बारबेरियंस होते हैं वो जोंगयोक का पीछा करने लगते हैं, जिनकी संख्या सच में काफी ज्यादा होती है। जो देखते हुए जोंगयोक सोचता है कि सच में ये लोग तो काफी ज्यादा है। वहीं पे वो घोड़ा सही से राइड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि जो क्यूजिन जो होता है वो जोंगयोक का कमर पकड़ के लटका हुआ होता है। जो देखकर जोंगयोक काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मैं जो क्यूजिन की वजह से अपनी फुल स्पीड में नहीं जा पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से जोंगयोक जो क्यूजिन से कहता है कि जल्दी से मुझे टाइट पकड़ लो और घोड़े के ऊपर सही से बैठ जाओ। जो सुनकर जो क्यूजिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। जो देखकर जोंगयोक उसे कहता है कि अब तुम्हें ही घोड़ा राइड करना होगा। जो सुनकर तो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर जोंगयोक उसे कहता है कि तुम्हें बस अपने आप को शांत रखते हुए घोड़े को कंट्रोल करने की जरूरत है, तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें घोड़े को कंट्रोल करना है। जो कहकर जोंगयोक सोच रहा होता है कि वो लोग धीरे धीरे कर हमारे करीब पहुँचते जा रहे हैं, अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी जो क्यूजिन जैसे ही पीछे देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए जोंगयोक से कहता है कि जल्दी से पीछे देखो, कोई हमारे काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। जो सुनकर जोंगयोक जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो ये चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कोई पर्सन भीड़ को चीरते हुए काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर ताइसी होता है, जो कि अपनी फुल स्पीड में जोंगयोक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में जोंगयोक से कहता है, तुम कमीने, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम यहाँ पर आके इतनी ज्यादा आसानी से एम्परर को लेकर बच के निकल जाओगे? अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, तुम मेरे हाथों से मरोगे। वहीं पे जोंगयोक ताइसी की पावर और स्पीड को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि इसकी जो पावर और स्पीड है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे जहाँ तक लगता है इसकी पावर तो सुप्रीम पिनिकल स्टेज को भी सरपास कर चुकी है। अगर अब इसके हाथों हम लग गए तो हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेंगे। जो सोचने के बाद जोंगयोक जो क्यूजिन से कहता है कि अब तुम घोड़े की कमांड संभालोगे। जो कहकर जोंगयोक ऊंची सी छलांग लगाता है और जो क्यूजिन के हाथों में घोड़े की कमांड दे देता है और फिर घोड़े के ऊपर उल्टा होकर बैठ जाता है। जो देखकर जो क्यूजिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जोंगयोक उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और आगे देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें पीछे से होने वाले हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पे हम ताइसी को देखते हैं जो कि अपना बो एरो बाहर निकाल लेता है और अपने एरो के अंदर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। जो देखकर जोंगयोक भी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने हाथों के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। और हम देखते हैं कि जोंगयोक और ताइसी दोनों ही अपने अपने अटैक के अंदर अपनी पूरी ताकत को लगा रहे होते हैं। तभी ताइसी जो होता है वो अपने एरो को छोड़ देता है, जो कि अपनी फुल स्पीड में जोंगयोक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे जोंगयोक उस एरो की पावर को देखते हुए सोचता है कि
ये एरो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैंने यहाँ पर इस एरो को नहीं रोका तो हम दोनों को ये एरो चीरते हुए आर पार निकल जाएगा। जो कहकर जोंगक्योक वहाँ पर अपनी एक टेक्निक जिसका नाम हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट 6 स्टेज का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो एरो जू क्यूजिन को लगने वाला होता है जोंगक्योक उस एरो को अपनी हाथों से ही पकड़ लेता है। लेकिन उस एरो की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है कि जोंगक्योक उस एरो को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जो देखकर जोंगक्योक सोचता है कि सच में ये एरो काफी ज्यादा ताकतवर है। मेरी पावर के साथ मैं भी इस एरो को नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर ही सकता हूँ। जो कहकर जोंगक्योक घोड़े से जंप करता है और गोल घूमते हुए उस एरो की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और साथ ही में जोंगक्योक भी अपनी कुछ पावर को उस एरो के अंदर इंक्लूड कर देता है, डाल देता है और फिर उस एरो को टीआईसी की तरफ ही शूट कर देता है और टीआईसी से कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हें ही वापस कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो एरो जैसे ही टीआईसी के पास जाकर लगता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और जैसे ही धीरे धीरे धूल हट रहा होता है तो जोंगक्योक किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि टीआईसी ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और उसे उस अटैक की वजह से खरोच तक नहीं आया होता है। वो पूरी तरह से सही सलामत होता है। जो देखकर जोंगक्योक के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसने इतने ज्यादा पावरफुल और तेज अटैक को भी डॉज कर लिया। मेरी अभी के पावर के साथ मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे बराबरी की फाइट कर सकता हूँ। तभी वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि जू क्यूजिन का जो घोड़ा होता है वो काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। जो देखकर जोंगक्योक सोचता है कि जू क्यूजिन काफी ज्यादा दूर चला गया है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इन लोगों से उसको कोई खतरा है, तो समझदारी इसी में होगी कि मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। जो कहकर जोंगक्योक वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए निकल जाता है। वहीं पे टाइसी उसे देखता रह जाता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कौन इंसान है जो कि एक छोड़े हुए राजा को अभी भी बचाना चाह रहा है। जिसके बाद वो अपने बो की तरफ देखते हुए सोचता है कि उस बंदे ने मेरे एरो के अटैक को बस अपने खाली हाथों से ही रोक लिया। सच में वो इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर मुझे उस इंसान से डील करना है तो मुझे संभल कर डील करना होगा, वरना मुझे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तभी एक वॉरियर आके टीआईसी से कहता है कि लीडर आखिरकार हम आगे क्या करेंगे। जो सुनकर टीआईसी कहता है कि मुझे पता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, तो हम वहीं पे जाकर उनका इंतजार करेंगे और उनका शिकार करेंगे। और इस जो कहकर वो अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जू क्यूजिन को देखते हैं जो कि घोड़ा चला रहा होता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा होता है क्योंकि वो घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और घोड़ा लगातार सामने की तरफ भागता जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो होता है एक क्लिफ। आगे एक काफी बड़ा गड्ढा होता है और आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है आगे तो कोई भी रास्ता नहीं है, अब मैं क्या करूँ। मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार इस घोड़े को कैसे रोकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोंगक्योक आ जाता है और जल्दी से जाकर उसके पीछे बैठ जाता है, जिसे देखकर जू क्यूजिन जल्दी से उसे कहता है कि अब हम क्या करें, आगे तो कोई भी रास्ता नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इसे रोकना होगा। जो सुनकर जोंगक्योक सोचता है कि अगर मैं अकेला होता तो मैं बड़ी आसानी से इसे पार कर लेता, लेकिन इस बच्चे के रहते हुए मुझे ये करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जो सोचकर जोंगक्योक घोड़े का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसे कहता है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। घोड़ा क्लिफ के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है। अगर मैं इसे अभी रोकने की कोशिश करता हूँ तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ये समय से पहले नहीं रुक पाएगा। इसलिए हमें इस घोड़े के साथ इस क्लिफ को जंप करना होगा। जो कहकर जोंगक्योक उस घोड़े को जंप करवा देता है। जो देखकर जू क्यूजिन कह रहा होता है कहीं तुम हमें मरवाना तो नहीं चाहते हो ना। जोंगक्योक उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो घोड़ा क्लिफ पार नहीं कर पाता है और वहीं पे नीचे गिरने लगता है। जो देखकर जोंगक्योक अपनी हेवनली डीमन सीक्रेट फायर चार्ज का इस्तेमाल करता है और उस घोड़े को धक्का देकर खुद उस घोड़े पर से उतर जाता है, ताकि उस घोड़े के ऊपर से वजन हल्का होने के कारण वो घोड़ा क्लिफ को पार कर पाए। और जोंगक्योक का ये आइडिया काम भी करता है। वो घोड़ा क्लिफ के दूसरी तरफ पहुंच तो जाता है, लेकिन थोड़ा से रह जाता है, वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है और नीचे गिरने लगता है। जो देखकर जू क्यूजिन डर के मारे काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि अब हमारा अंत यहीं पे होगा, हम दोनों यहीं पे मारे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोंगक्योक उस घोड़े के पैर को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ धक्का दे देता है और खुद नीचे की तरफ गिर जाता है। जो देखकर हम देखते हैं कि जू क्यूजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि नहीं। तभी वो घोड़े से उतरकर क्लिफ के किनारे भागकर जाने लगता है और जाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया जो कि किसी भी काम का नहीं और तुमसे अभी अभी मिला है। और तभी वो रोते हुए अपने घुटनों पे आ जाता है और कह रहा होता है कि प्लीज वापस आ जाओ, मैं अपनी वजह से फिर किसी को और को ऐसे ही नहीं खोना चाहता हूँ। और ऐसा ही वो काफी ज्यादा तेजी से रो रहा होता है और जोंगक्योक का नाम पुकार रहा होता है। वहीं पे हम जोंगक्योक को नीचे ही लटका हुआ देखते हैं और तभी वो ऊपर
चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। जोंगयोक को अपने सामने जिंदा देखकर जो क्यूजिन तो एक पल के लिए पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। फिर वो काफी ज्यादा इसे चिल्लाते हुए कहता है तुम तो जिंदा हो। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों नजर आ रहे हो, क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाह रहे थे क्या? जो क्यूजिन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था कि तुम क्लिफ से नीचे गिर गए थे, तो आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, कहीं तुम भूत तो नहीं हो ना? जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा चिंता है। जो कहकर जोंगयोक जैसे ही जो क्यूजी की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो क्यूजी वहाँ पर जोंगयोक को जिंदा देखकर इतने ज्यादा खुश होता है कि उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं तुम्हें जिंदा देखकर इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। वहीं पे जोंगयोक कह रहा होता है कि मैं इस लड़के को कभी समझ ही नहीं सकता हूँ, कभी तो इसे देखकर ऐसा लगता है ये कितना ज्यादा घमंडी और सेल्फिश है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काफी इनोसेंट और काइंड है। शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी भी ये एक बच्चा ही है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्यूजिन जोंगयोक से कह रहा होता है कि ये कितना ज्यादा बेकार है, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा क्या जो तुमने उस घोड़े को छोड़ दिया? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे इस गंदे रास्ते के ऊपर चलना पड़ रहा है। उसकी बातों को सुनकर जोंगयोक सोच रहा होता है कि मैंने जो अभी कुछ देर पहले कहा था उसे पूरी तरह से भूल जाओ, अभी भी ये बच्चा एक काफी बड़ा शैतान है। जिसके बाद जोंगयोक उसे कहता है कि चुपचाप बस शांति से चलो। जो क्यूजिन कहता है कि तुमने उस लोली बीस्ट को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारा उसके साथ थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था। जोंगयोक कहता है इस बात को भूलो मत कि वही लोली बीस्ट ने तुम्हारी जान बचाई थी उन बारबेरियन से। जो क्यूजिन कहता है तो आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है, वो घोड़ा अभी भी उन बारबेरियन से बिलोंग करता है। जोंगयोक कहता है कि आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो घोड़ा किससे बिलोंग करता हो, इससे फर्क पड़ता है कि आखिरकार उसे चला कौन रहा है। अगर एक स्वॉर्ड को कोई इंसान चला रहा है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो स्वॉर्ड को लाइफ स्वॉर्ड बनाता है या डेथ स्वॉर्ड बनाता है, वो उससे किसी की जान बचाता है या फिर किसी की जान लेता है। जो कहते हुए जोंगयोक अचानक से खामोश हो जाता है। जो देखकर जो क्यूजिन जोंगयोक से कहता है कि तुम बोलते बोलते अचानक से चुप क्यों हो गए? लेकिन वहीं पे जोंगयोक सोच रहा होता है कि जब मैं मुरम यूनियन के लीडर का बेटा हुआ करता था तो मुझे बचपन से यही कहकर बड़ा किया गया कि मुझे डिमोनिक कल्ट को खत्म करना है। लेकिन क्या डिमोनिक कल्ट के लोग मरना इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि वो डिमोनिक कल्ट से है? क्योंकि अभी तक जो मैंने डिमोनिक कल्ट देखा है वो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। अब मैं जब इस चीज को ध्यान से सोचता हूँ तो जब मैं मुरम यूनियन के लीडर का बेटा हुआ करता था और अभी जिसकी बॉडी में हूँ, भले दोनों की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अलग थी लेकिन हमारी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा सिमिलर थी। वो भी स्ट्रगल कर रहा था और ये भी स्ट्रगल कर रहा था। मुझे नहीं लगता है कि मैं इसकी बॉडी में गलती से रिकनेक्ट हुआ हूँ, पक्का इसका कोई ना कोई मकसद होगा। जिसके बाद जोंगयोक जो क्यूजिन से कहता है कि चलो यहाँ पर हम कुछ देर आराम करेंगे। तभी जो क्यूजिन जोंगयोक से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम कौन से फैक्शन से आते हो, कौन से सेक्ट से हो? जो सुनकर जोंगयोक उसे बताता है कि मैं डिमोनिक कल्ट से आता हूँ जो कि हेवेनली माउंटेन्स के अंदर है। जो सुनकर जो क्यूजिन को पहले तो सदमा सा लगता है, जिसके बाद वो जल्दी से जोंगयोक से दूर हटते हुए कहता है कि क्या तुमने कहा कि तुम डिमोनिक कल्ट से हो, लेकिन ये तो तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे वहाँ पर इतना ज्यादा घबराया देखकर जोंगयोक वहाँ से खड़ा होते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई डिमोनिक जैसा लगता हूँ? भले ही मैं डिमोनिक कल्ट से हूँ, तुम मुझे जो चाहे वो कह सकते हो, लेकिन मुझे उन लोगों को बचाना होगा जो कि तुम्हारी तरह वहाँ पर प्रिजन में कैद हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगयोक और जो क्यूजिन आग के सामने बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी होती है। उन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। तभी सुबह हो जाती है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, वो चुपचाप ही चल रहे होते हैं। तभी वो दोनों अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहुंचते ही जोंगयोक जो क्यूजिन को रुक जाने को कहता है और सामने की नजारे को दिखाते हुए कहता है वहाँ पर देखो जितने प्रिजनर्स है उन सभी लोगों को वहाँ पर कैद करके रखा गया है। तभी हम जो क्यूजिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है वहाँ पर तो मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने एम्ब्रॉयड यूनिफॉर्म पहन के रखा है, इसका मतलब है कि वो लोग एम्ब्रॉयड गार्ड है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। जो कहते हुए जो क्यूजिन उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जोंगयोक उसका मुंह पकड़कर पीछे खींच लेता है। जो देखकर जो क्यूजिन जोंगयोक से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे उन्हें जल्दी जाकर बचाना होगा। जोंगयोक कहता है कि एक मिनट रुको, मुझे वहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। जिसके बाद जोंगयोक वहाँ पर चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि वहाँ पर इतने सारे कैदियों को कैद करके रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर एक भी गार्ड उन्हें गार्ड करने के लिए नहीं है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है, पक्का यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद जोंगयोक अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर वहाँ पे महसूस करने की कोशिश करता है। वो उस पूरी जगह को स्कैन करने लगता है जहाँ पर उसे पता
चलता है कि जंगल के अंदर कुछ लोग उसका वेट कर रहे हैं और घात लगाए बैठे हुए हैं। जिसे देखते ही जोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। तभी जो क्योंजिंग जोंग्योक से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, क्या तुम्हें पता चला। जोंग्योक उसे बताता है कि जंगल के अंदर जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो घात लगाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर जो क्योंजिंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। लेकिन तभी वो खड़ा होकर अपने कपड़े को ठीक करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक एम्परर जैसा दिख रहा हूँ ना। भले ही मैंने अभी ड्रैगन रोप नहीं पहन रखी है, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी इस कंट्री का एक एम्परर हूँ। जिसके बाद वो जोंग्यो को बताता है कि जब मैं 9 साल का था तभी मुझे एम्परर बना दिया गया। उस समय मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार एक एम्परर की पावर क्या होती है और एक एम्परर काम कैसे करता है। और इस चीज का फायदा मेरे एडवाइजर ने उठाया। उसने मुझे अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर उन सभी लोगों को मार दिया जिसे मैं जानता था। और जब मैंने 50,000 सैनिकों को ऑर्चिड का सामना करने के लिए उनके सामने भेजा तो वो सभी लोग भी मारे गए। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि वो एडवाइजर एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसको पैरों को काट कर उसे मार दिया गया। तभी जो क्योंजिंग बताता है कि मुझे किडनैप हुए कुछ महीने बीत चुके हैं और तुम्हें पता है कि इस समय के दौरान मैंने क्या किया। मैंने उन लोगों के घोड़े को खाना खिलाया, उनके घोड़े की देखभाल की। मैंने काफी बार यहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन मैं हर बार पकड़ा जाता था, जिसकी वजह से मैंने हार मान ली। लेकिन मैं हमेशा ये सोचा करता था कि मैं एक एम्परर हूँ या घोड़ों की देखभाल करने वाला सिर्फ एक नौकर। लेकिन मैं कभी भी एक एम्परर नहीं बनना चाहता था, एक पल के लिए भी नहीं। लेकिन जब मैं एम्परर बना तो उस समय भी मेरे पास एक पल के लिए भी फ्रीडम नहीं मिली, अपना डिसीजन लेने का मौका नहीं मिला। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं हमेशा से एम्परर बनने से दूर भागा करता था। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो सुनकर जोंग्यो कहता है तो अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जो क्योंजिंग कहता है कि अगर मैं अपनी कंट्री के अंदर वापस चला भी जाता हूँ तो मुझे पता है मेरे लिए वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने पहले ही गद्दी को हथिया लिया है जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। मैं एम्परर बनने के लिए कभी भी वापस नहीं जाना चाहता हूँ। मैं वापस इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा है जो कि काफी ज्यादा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उस इंसान के लिए वहाँ पर जाना चाहता हूँ। मैं जिस चीज को हमेशा पाना चाहता था वो मेरे सामने ही थी, मैं बस कभी देख नहीं पाया। लेकिन अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये लड़ाई थ्रोन के लिए, राजा बनने के लिए नहीं है, बल्कि अब मेरे अस्तित्व के लिए है। ये दिखाने के लिए है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। ये बातें जोंग्योक के दिल को छू जाती है। वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है उसकी बातें सुनने के बाद। जिसके बाद जो क्योंजिंग आगे जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कभी महारानी से मिलने का मौका मिले तो उनसे मेरे लिए माफी मांग लेना अगर मैं वापस नहीं लौट पाया तो। जो कहते हुए जोंग्योक उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। गार्ड जो क्योंजिंग को देखते हैं तो चिल्लाकर कहने लगते हैं कि योर मेजेस्टी, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर मत आइए, ये एक ट्रैप है। जो सुनकर जू क्योंजिंग कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बारबेरियन छुपे हुए होते हैं वो जू क्योंजिंग को देखकर जल्दी से बाहर आने लगते हैं और अपने हथियार को रेडी कर लेते हैं। और तभी टाइसी उन सभी लोगों के बीच से निकलते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि एक एम्परर इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है कि वो अपनी मौत की तलाश में खुद यहाँ पर आ जाए। मुझे तो लगता है कि तुम डर की वजह से पागल हो चुके हो तभी तुमने ऐसा किया है। वहीं पे ये सभी सुनकर जू क्योंजिंग को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार आगे मेरे साथ क्या होता है, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। अब मुझे तुम लोगों से कोई भी डर नहीं लगता है तो तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। जो सुनकर वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि योर मेजेस्टी ऐसा मत करिए। वहीं पे हम टाइसी को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या बात है, एक बच्चा मर्द बन चुका है। पहले तो मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करने वाला था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मेरा मन बदल चुका है। अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते हो। जो कहकर वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है कि जाकर उसको मार डालो। जो सुनकर सभी बारबेरियन जू क्योंजिंग के ऊपर बिल्कुल भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। जिसे देखकर जू क्योंजिंग पहले घबराता तो है, लेकिन उसके बाद अपनी आंखें बंद कर अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी हवा में हम किसी चीज को देखते हैं जो कि जू क्योंजिंग की तरफ ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और सीधे जाके उसके सामने गिरता है, जिसकी वजह से जितने भी बारबेरियन जू क्योंजिंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और वहाँ पर चारों तरफ धूल धूल हो जाती है। जिसके अंदर से कोई उन लोगों को कहता है, एक बच्चे के ऊपर तुम लोग एक साथ मिलकर अटैक कर रहे हो, सच में तुम लोग कितने बड़े कायर हो, लेकिन मेरे रहते हुए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही धूल साइड हटती है तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जोंग्योक होता है। जिसे देखकर टाइसी जो होता है वो काफी खुश होते हुए कहता है कि फाइनली तुमने अपने आप को दिखाई दिया। जब से तुमने मेरे अटैक को अपने हाथों से रोका है तब से मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था और मैं तुमसे लड़ने का मौका ढूंढ रहा था।
जो कि अब मुझे मिल चुका है, तो चलो अपने स्कोर को यहाँ पर सेटल करते हैं। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार कौन यहाँ पर जिंदा बचता है। और यही कहने के साथ उन लोगों की जो फाइट होती है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टाइसी अपने एक्स से जोंग्यो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस अटैक को जोंग्यो अवॉइड कर रहा होता है क्योंकि टाइसी के एक्स का अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो जमीन को भी सेटर कर दे रहा होता है। और तभी जोंग्यो जैसे ही टाइसी फिर से अटैक करता है, उसी के एक्स के ऊपर कूद कर पीछे बैक फ्लिप करता है और अपने पैर के अंदर पावर इकट्ठा कर उसके कंधे के ऊपर अटैक करता है, जो अटैक सीधे टाइसी को हिट करता है, जिसे देखकर जो गार्ड होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये इंसान कौन है जो कि टाइसी से डायरेक्टली फाइट कर रहा है, क्योंकि टाइसी की जो पावर है वो एक ग्रैंड मास्टर से भी अपर लेवल की है और यहाँ पर ऐसे कम ही लोग हैं जो कि टाइसी से फेस टू फेस फाइट कर सकते हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसे मार्क्समैन के बारे में नहीं सुना है जो कि टाइसी से फेस टू फेस फाइट कर सकता है। आखिरकार ये इंसान कौन से फैक्शन से आता है। तभी हम टाइसी को देखते हैं, जिसे अब इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा मजा आने लगा होता है। वो जोंग्यो से हंसते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो गया किसी से मैंने इस तरह फाइट की हो जिसके अंदर मुझे इतना ज्यादा मजा आया हो। चिंता मत करो, इसके बदले मैं तुम्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। जो कहकर टाइसी हंसते हुए अपने काफी ज्यादा खतरनाक पन से जोंग्यो के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर जोंग्यो जल्दी से अपने दोनों हाथों को सामने लाकर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जोंग्यो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और उस अटैक के प्रेशर की वजह से काफी दूर धकेला जाता है। और साथ ही में वो जैसे ही जाके पीछे टकराता है तो वो काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से भी खून आने लगता है और जहाँ पर वो गिरा होता है वहाँ पर भी काफी ज्यादा बुरी तरह से तबाही मच जाती है, जिसे देखकर जू क्यूजिंग को जोंग्यो की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वहीं पे जोंग्यो सोच रहा होता है कि अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी जो करंट बॉडी है उसके अंदर मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की मार्शल आर्ट याद थी, मैंने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मेरी डिमोनिक पावर की वजह से उसकी पावर 30% तक घट गई। और दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पर हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह से बजक चला जाऊंगा, मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। और तीसरी चीज तो ये कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो एक एवरेज मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो हद से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद इस इंसान की बॉडी के ऊपर एक खरोच तक नहीं ला पा रहा हूँ। क्या मैं अब यहाँ पर हारने वाला हूँ? क्या मेरा अंत यहीं पे होगा? वहीं पे टाइसी जोंग्यो की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि देखने से लगता है कि अब तुम्हारे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची है कि तुम मुझसे बचकर भाग सको। लेकिन सच में तुमसे लड़कर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब समय हो गया है तुम्हारे मरने का। जो कहकर टाइसी अपने एक्स को उठाकर जोंग्यो के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर जोंग्यो को अपने आखिरी पलों में सोच रहा होता है कि मुझे एक दूसरी लाइफ मिली, लेकिन उसके अंदर भी क्या मैं इसी तरह मारा जाऊंगा? नहीं, मैं अपनी सेकंड लाइफ को भी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। भले ही अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बजर्क ही क्यों न चला जाऊँ, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अब सभी लोग देखेंगे कि आखिरकार डिमोनिक कल के यंग लीडर की आखिरकार पावर क्या है। जो कहकर जोंग्यो वहाँ पर हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट सुप्रीम इंपीरियल 10 मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है और साथ ही में 6 की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका पहला फॉर्म होता है किक ऑफ द ड्रैगन। जोंग्यो जैसे ही इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक काफी ज्यादा ताकत और एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन आ जाता है, जो कि सीधे जाके टाइसी के पेट में हिट करता है। जो अटैक सच में काफी ज्यादा ताकत होता है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट टाइसी के ऊपर भी होता है और उसकी वजह से टाइसी पीछे जाकर सीधे एक पेड़ से टकराता है और वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो जोंग्यो से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी किसी टेक्निक से मुझे हरा सकते हो? तुम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत जख्मी कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जोंग्यो बिना कोई मौका दवाए फिर से टाइसी के ऊपर अपने किक से अटैक करता है, लेकिन इस बार टाइसी उसके किक के लिए तैयार होता है, जिसकी वजह से वो जोंग्यो के अटैक को झेल लेता है और जोंग्यो के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उसके ऊपर एक काफी ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए पीछे जाके एक पेड़ से टकराता है और पहले से भी काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइसी अपनी जगह से काफी ज्यादा तेजी से गायब हो जाता है और जोंग्यो के सामने आकर उसके ऊपर अपने एक्स से अटैक करता है, लेकिन जोंग्यो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जो देखकर अब टाइसी काफी ज्यादा भड़कने लगा होता है। वो जोंग्यो से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा बुरी मौत मारूंगा। जो कहकर टाइसी लगातार जोंग्यो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जंगल के अंदर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं और जोंग्यो बड़ी मुश्किल से टाइसी के सभी अटैकों को डॉज कर पा रहा होता है। जो देखकर टाइसी जोंग्यो से कहता है कि आखिरकार तुम कब तक मुझसे भाग पाओगे? अभी नहीं तो कुछ देर बाद तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसके बाद तुम भाग नहीं पाओगे और उसके बाद तुम्हारी लाइफ वहीं पर खत्म हो जाएगी। इस फाइट का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, तो इतना ज्यादा स्ट्रगल करने से क्या मतलब है? तुम हार मान लो और अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ को यहीं पर खत्म कर दो। जो
जो कहकर टाइसी वहाँ पर अपने 1 से 2 काफी ज्यादा पावरफुल स्लैशेस करता है, जिस अटैक को जोंगयोक अपने चारों तरफ एनर्जी का कवच बनाकर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर जोंगयोक लगभग कामयाबी हो जाता है। लेकिन अभी तक वो अटैक खत्म नहीं हुआ होता है। उस अटैक का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसे महसूस करते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है ये अटैक सच में काफी ज्यादा भयानक है। अगर ये अटैक मेरी बॉडी से टकराता है तो मेरी बॉडी वहीं पर कट कर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। जोंगयोक यह सब सोच रहा होता है कि तभी टाइसी और भी काफी सारे स्लैशेस जोंगयोक की तरफ कर देता है, जो कि उसी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि मैं इसे यहाँ पर इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब कोई भी रास्ता न होने के कारण मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। जो कहकर जोंगयोक उन्हीं दोनों डैगर की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, जिसका नाम सीक्रेट फायर डिमोनिक डैगर होता है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं बता दूं, ये वही डिवाइन वेपन में से एक है जो कि मर्चेंट पैलेस के मास्टर ने जोंगयोक को दिया था, जिसे निकालते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था और टच किया था तो इसने उसी समय मेरी हेवनली डिवाइन आर्ट के साथ रिएक्ट किया था, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये उसके साथ मिलकर काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जो सोचने के बाद जोंगयोक उन दोनों डैगर को निकाल कर वहाँ पर 2 काफी ज्यादा पावरफुल स्लैशेस टाइसी के स्लैशेस के खिलाफ करता है, जो कि जैसे ही जाकर टाइसी के स्लैशेस से टकराते हैं तो पहले देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ भी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो अपनी असली पावर दिखाते हैं और बड़ी आसानी से टाइसी के अटैक को काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर टाइसी जल्दी से अपने वेपन को अपने सामने लाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा हथियार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो मेरे स्लैशेस को इतनी ज्यादा आसानी से काट सके, ये नामुमकिन है। जो कहते हुए टाइसी बड़ी मुश्किल से जोंगयोक के अटैक को ब्लॉक कर पाता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों